हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। गाइस, हम लोग की इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही थी। इंडियन पॉलिटी की सीरीज में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि संसदीय शासन प्रणाली तथा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या डिफरेंस होते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि हमारे संविधान में संसदीय शासन प्रणाली को क्यों शामिल किया गया। जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल पर जुड़े हैं तो उनको बता दें कि हम लोग इस चैनल पर आपका IAS PCS से जितना भी GS2 का सिलेबस होगा, पूरा सिलेबस हम लोग श्री राम IAS PCS चैनल पर कंप्लीट करेंगे। इसके साथ ही जिनका भी ऑप्शनल राजनीति विज्ञान है तो उनका भी पूरा सिलेबस हम लोग श्री राम IAS PCS चैनल पर कंप्लीट करने वाले हैं। आप लोग अपनी IAS और PCS की तैयारी के लिए श्री राम IAS PCS संस्थान से जुड़ सकते हैं तथा अपनी तैयारी को और अच्छा बना सकते हैं। तो जो श्री राम IAS PCS संस्थान का उद्देश्य है कि सभी बच्चों को एक निःशुल्क शिक्षा दी जाए, निःशुल्क मार्गदर्शन दिया जाए। जो बच्चे घर में रह के तैयारी करना चाहते हैं, जो बच्चे गाँव में रह के तैयारी करना चाहते हैं, या जो दिल्ली में मुखर्जी नगर की लाखों की फीस नहीं दे सकते हैं, वो अपनी IAS और PCS की तैयारी के लिए श्री राम IAS PCS संस्थान से जुड़ सकते हैं तथा अपने जो उनके सपने हैं, IAS और PCS बनने के जो सपने हैं, उन सपनों को साकार कर सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि हमारे संविधान में संसदीय शासन प्रणाली को क्यों अपनाया गया। तो आज हम लोग का टॉपिक होगा संसदीय शासन प्रणाली को क्यों शामिल किया गया। तो पहला कारण देखते हैं। तो आपको आंसर किस तरह से लिखना होता है उसको देख लेते हैं कि जब भी आप लोग अपने आंसर्स को लिखें तो हेडिंग बना के जरूर लिखें। इस व्यवहारिक अनुभव था, व्यवहारिक अनुभव। तो इस तरह से आप लोग अपने हेडिंग बना के अपने आंसर्स को लिख सकते हैं। तो संसदीय शासन प्रणाली को अपनाने का पहला कारण यह है कि जब भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से 8 राज्यों में जब सरकारों का गठन किया गया था, तो वो सरकारों का गठन संसदीय शासन प्रणाली के आधार पर किया गया था। तो जो एक तरह से राज्यों को संसदीय शासन प्रणाली का एक व्यवहारिक अनुभव था, जिस कारण जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने एक नई शासन प्रणाली को अपनाने की अपेक्षा जो पुरानी शासन प्रणाली चली आ रही थी, जो संसदीय शासन प्रणाली चली आ रही थी, उसी शासन प्रणाली को अपने संविधान में शामिल किया। तो यदि नई शासन प्रणाली अडॉप्ट करते तो उसके साथ एक एडजस्ट करना एक मुश्किल काम होता है, जिस कारण जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने पुरानी जो संसदीय शासन प्रणाली चली आ रही थी उसी शासन प्रणाली को अपने संविधान में शामिल किया। तो पहला कारण क्या था कि राज्यों को एक तरह से राज्यों को संसदीय शासन प्रणाली का एक व्यवहारिक अनुभव था, जिस कारण जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने नई शासन प्रणाली को अपनाने की अपेक्षा जो पुरानी संसदीय शासन प्रणाली चली आ रही थी उसी शासन प्रणाली को हमारे संविधान में शामिल किया। तो पहला कारण क्या हो गया कि राज्यों को संसदीय शासन प्रणाली का व्यवहारिक अनुभव था, जिस कारण इसे संविधान में शामिल किया गया। यदि नई शासन प्रणाली अपनाते तो दिक्कत क्या होती, उसके साथ एक एडजस्ट करना एक मुश्किल काम होता है, क्योंकि नई शासन प्रणाली था, उसका कोई हमें अनुभव नहीं था। तो जिस कारण एक जो पुरानी संसदीय शासन प्रणाली चली आ रही थी उसी शासन प्रणाली को हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा हमारे संविधान में शामिल किया गया। तो ये पहला कारण हो गया कि व्यवहारिक अनुभव था। दूसरा कारण देखते हैं, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। दूसरी हेडिंग, कार्यपालिका तथा विधायिका के बीच टकराव ना हो। कार्यपालिका तथा विधायिका के बीच टकराव ना हो। तो दूसरा कारण क्या था कि दूसरा कारण ये था कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उसी समय एक लोकतंत्र भी आया था हमारे देश में। लोगों की आकांक्षाएं थी उस समय, सामाजिक व आर्थिक विकास भी करना था। तो उस समय हमारे देश में एक ऐसी शासन प्रणाली की आवश्यकता थी जिसमें कार्यपालिका तथा विधायिका के बीच टकराव ना हो या कम से कम हो, जिस कारण
और संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि जो कार्यपालिका तथा विधायिका के बीच टकराव कम होता है, कार्यपालिका तथा विधायिका के बीच एक सामंजस्य बना रहता है, जबकि जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है उसमें कार्यपालिका तथा विधायिका के बीच एक टकराव बहुत अधिक होता है, जिस कारण जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने संसदीय शासन प्रणाली को हमारे संविधान में शामिल किया गया। क्यों? क्योंकि जो संसदीय शासन प्रणाली होती है उसमें कार्यपालिका तथा विधायिका के बीच एक टकराव बहुत कम होता है तथा जो कार्यपालिका होती है तथा जो विधायिका होती है उसमें समन्वय व सामंजस्य बना रहता है, जिस कारण जो संविधान निर्माता थे उन्होंने हमारे जो संविधान में संसदीय शासन प्रणाली को शामिल किया। तो संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका तथा विधायिका के बीच समन्वय व सामंजस्य बना रहता है, जिस कारण जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अडॉप्ट करने की बजाय उन्होंने संसदीय शासन प्रणाली को शामिल किया, क्योंकि इसमें कार्यपालिका तथा विधायिका के बीच एक बेहतर समन्वय व सामंजस्य बना रहता है। तो ये दूसरा कारण हो गया कि कार्यपालिका तथा विधायिका के बीच एक टकराव कम से कम हो, जिस कारण जो हमारे संविधान में संसदीय शासन प्रणाली को शामिल किया गया। तीसरा कारण देखते हैं, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसी तरह से आप लोग को हेडिंग बनाते हुए अपने आंसर्स को लिखना है। जितनी अच्छी हेडिंग आपकी होगी उतने अच्छे मार्क्स आपको मेंस के एग्जाम में मिलेंगे। तो आप लोग हेडिंग बहुत अच्छी लिखिए और इसको फिर आप लोग थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं। तीसरा कारण देखते हैं, समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए तो तीसरी हेडिंग क्या होगी कि समाज में सभी वर्गों का जितने भी क्योंकि जो भारतीय समाज है वो बहुत ही विविधतापूर्ण है, बहुलवादी समाज है। इसका क्या मतलब है विविधतापूर्ण? भारत में विभिन्न धर्म, जाति, समुदाय के लोग रहते हैं, तो इन समाज के सभी वर्गों का सरकार में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके, इसलिए हमारे संविधान में संसदीय शासन प्रणाली को अडॉप्ट किया गया है। तो संसदीय शासन प्रणाली में होता क्या है कि जो संसदीय शासन प्रणाली में कैबिनेट का शासन होता है, संसदीय शासन प्रणाली में कैबिनेट का शासन होता है। तो इस कैबिनेट के माध्यम से जो सरकार होती है वो समाज के विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व प्रदान करती है। जो कैबिनेट होती है, जो कैबिनेट के माध्यम से समाज के जितने भी विभिन्न वर्ग, जाति, समुदाय के लोग होते हैं उनको सरकार में प्रतिनिधित्व प्रदान करती है। किसके माध्यम से? कैबिनेट के माध्यम से। विभिन्न वर्ग, जाति, धर्म के लोगों को कैबिनेट के माध्यम से प्रतिनिधित्व प्रदान करती है। तो आपने देखा होगा कि जब भी आप लोग देखते होंगे सरकार का गठन होता है, उत्तर प्रदेश में जैसे हाल में ही सरकार का गठन हुआ, तो विभिन्न धर्म, जाति के लोगों के बीच एक संतुलन बनाने का प्रयास किया जाता है। तो तीसरा क्या कारण हो गया कि जिस कारण संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया कि समाज के सभी वर्ग, चाहे उसमें जितनी भी जातियां हों, जितने भी धर्म हों, उन सभी समाज के सभी वर्गों को सरकार में एक प्रतिनिधित्व प्रदान किया जा सके, इसलिए जो भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। तो तीसरा कारण क्या होगा कि समाज के सभी वर्गों का सरकार में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके, इसलिए हमारे संविधान में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। तो ये हो गई कैबिनेट, इसमें सभी धर्म, जाति, समुदाय के लोगों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है।
तो तीसरा कारण हो गया कि समाज के सभी वर्गों को सरकार में प्रतिनिधित्व प्रदान किया जा सके, इसलिए संसदीय शासन प्रणाली को हमारे संविधान में शामिल किया गया है। चौथा कारण देखते हैं। शक्ति का दुरुपयोग ना हो, शक्ति के दुरुपयोग को रोका जा सके, शक्ति के दुरुपयोग को रोका जा सके। तो संसदीय शासन में जो शक्तियां होती हैं वो कैबिनेट में निहित होती हैं। कैबिनेट में जो संसदीय शासन जो प्रणाली होती है उसमें जो शक्तियां होती है वो किसी व्यक्ति में निहित ना होकर एक कैबिनेट में निहित होती हैं। जब व्यक्ति में यदि शक्तियां निहित होंगी तो शक्तियों के दुरुपयोग होने की संभावना बनी रहती है। यदि किसी एक व्यक्ति में पूरी शक्ति निहित होगी तो वो व्यक्ति शक्तियों का दुरुपयोग कर सकता है। लेकिन जो संसदीय शासन प्रणाली होती है उसमें शक्तियां किस में निहित होती हैं? उसमें शक्तियां कैबिनेट में निहित होती हैं, जिस कारण शक्तियां यहाँ पे वितरित हो रही। शक्तियां किसी एक व्यक्ति में निहित ना होकर एक समूह में निहित होती हैं। ये समूह हो गया, जिस कारण शक्तियों के दुरुपयोग होने की आशंका बहुत कम हो जाती है। इसलिए हमारे संविधान में संसदीय शासन प्रणाली को अडॉप्ट किया गया है। तो ये चौथा कारण हो गया, ये कैबिनेट हो गया और ये पूरी कैबिनेट हो गई। तो चौथा कारण क्या है कि शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए हमारे संविधान में संसदीय शासन प्रणाली को अडॉप्ट किया गया है। चौथा कारण। अब पांचवा कारण देखते हैं, प्रतिदिन का उत्तरदायित्व। प्रतिदिन का उत्तरदायित्व, तो इसका क्या मतलब होता है कि कार्यपालिका का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। प्रतिदिन के उत्तरदायित्व का मतलब क्या है कि कार्यपालिका का कोई जो कार्यकाल होता है कोई सुनिश्चित या निश्चित नहीं होता है। तो जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने प्रतिदिन के उत्तरदायित्व के सिद्धांत के कारण संसदीय शासन प्रणाली को हमारे संविधान में शामिल किया गया है। तो प्रतिदिन के उत्तरदायित्व का मतलब क्या है? यदि कार्यपालिका अपने कर्तव्यों का निष्पादन अब सही से नहीं करती है तो उसको शासन से हटाया जा सकता है। कार्यपालिका ये ना सोचे कि उसका कार्यकाल एक निश्चित है तो उसे कोई हटा नहीं सकता। यदि कार्यपालिका अपने कर्तव्यों का निष्पादन सही से नहीं करती है तो उसे शासन से हटाया भी जा सकता है। जो प्रतिदिन के उत्तरदायित्व को प्राथमिकता देते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने संसदीय शासन प्रणाली को हमारे संविधान में शामिल किया। तो ये पांचवा कारण हो गया, प्रतिदिन के उत्तरदायित्व के सिद्धांत को हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने प्रतिदिन के उत्तरदायित्व के सिद्धांत को प्राथमिकता दी और जिस कारण उन्होंने संसदीय शासन प्रणाली को हमारे संविधान में शामिल किया। तो इसमें होता क्या है कि कार्यपालिका का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। कार्यकाल नहीं होता है। यदि कार्यपालिका अपने कर्तव्यों का निष्पादन सही से नहीं करती है तो जो विधायिका के द्वारा कार्यपालिका को शासन से हटाया जा सकता है। तो इस सिद्धांत जो संविधान निर्माता थे उन्होंने इस सिद्धांत को प्राथमिकता देते हुए संसदीय शासन प्रणाली को हमारे संविधान में शामिल किया। तो ये 5 प्रमुख कारण हो गए जिस कारण संसदीय शासन प्रणाली को हमारे संविधान में शामिल किया गया। तो गाइस ये हो गई संसदीय शासन प्रणाली क्यों शामिल किया गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि संसदीय शासन प्रणाली की कमियां क्या है, संसदीय शासन प्रणाली की कमियों को दूर करने के उपाय क्या क्या हैं। उन सारे पहलुओं पे हम लोग विस्तार से नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।